Hello everyone, how are you all? I am Janni Khan. Welcome to our channel We Can. In our last session, we have discussed chapter number 7 of class 10th of geography lifelines of national economy, and we discussed कि किस तरह से what is the meaning of transport and what is the meaning of communication, why it is important, and we have discussed roadways and railways. ठीक है. And pipelines also. Today we will start with waterways, as you can understand कि वाटरवेज जो है चीपेस्ट वे है। सारे वो जो ट्रांसपोर्टेशन के वे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वाटरवेज चीपेस्ट है। एक बार इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन उसके बाद लाइफ लॉन्ग इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। और इसमें आप कह सकते हैं इस इसकी सबसे बड़ी, अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड है ट्रांसपोर्ट का। कैसे? क्योंकि इसमें मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है और फ्यूल एफिशिएंट भी है। अब सपोज़ अगर आप रोडवेज यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बस या वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ट्रक अपनी अपनी कारें यूज़ कर रहे हैं, तो सब अपनी अपनी कार में अलग अलग पेट्रोल फ्यूल डालेंगे किसी तरह से। और यहाँ पर ये है कि आप अगर इसके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ही उसमें मतलब आप एक शिप है, सपोज़ बड़ी सी शिप है और उस पर काफ़ी लोग होते हैं। कहीं भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से एक जगह दूसरी जगह वाटरवेज के थ्रू भी कनेक्टेड होती है, तो लोग उसके थ्रू भी ट्रैवल करते हैं। इंडिया में तो फिर भी कम है, लेकिन बाहर की कंट्री आप इटली वगैरह में देखिए, हर घर के पीछे ऐसा होता है कि आगे तो वो रोड से कनेक्टेड है और पीछे बैक साइड ऑफ देयर हाउस इज़ कनेक्टेड विद वाटरवेज। सबके पास, अगर जैसे इंडिया में कॉमन है कि एक व्हीकल होगा, फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो भी। और इटली या ऐसे वेनिस वगैरह ऐसी जगह में उनके पास ये भी होगा और एक नाव भी होगी उनके पास, क्योंकि वो पीछे घर के पीछे के इससे वो छोटी छोटी नदियों से उससे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जो ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें कॉमन है। लेकिन यहाँ पर भी आप जो बड़े बड़े वो नदियाँ हैं या उसमें जो आपस में जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा जो हमने लास्ट चैप्टर इंडस्ट्रीज़ में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से इसका गुड्स जो हमारे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं या रॉ मटेरियल है, किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इसके थ्रू, वाटरवेज के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है। क्योंकि हैवी और बल्कि गुड्स को रोड्स के या रेलवे के थ्रू लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक चैलेंज की तरह होता है, लेकिन वाटरवेज से इनका ट्रांसपोर्टेशन ईज़िली हो जाता है। और इसमें भी इंडिया जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इसके जो आप कह सकते हैं वाटरवेज की नेविगेशन, वाटरवेज ऑफ की लेंथ कितनी है, 14,500 किलोमीटर की लेंथ है। इतने मतलब वाटरवेज जो है बना रखा है। और आप इसकी सारी ये क्वालिटी बता सकते हैं कि बहुत चीपेस्ट वे है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। हैवी और बल्कि गुड्स को आसानी से कैरी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, फ्यूल एफिशिएंट है। इस तरीके से ये सब चीज़ें आप इसकी क्वालिटी में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास रोडवेज हैं, ये उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज जो है वो भी डिक्लेयर करे हैं। उसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो है वाटरवेज हैं, दैट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी। वो है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। तो द लेंथ इज 1620 किलोमीटर, एज यू कैन से नेशनल ये जो है नेशनल वाटरवेज नंबर 1। मतलब आपको इनके अगर ये दे रखे हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 तो आपको लर्न होने ही चाहिए कि किसके बीच में चल रहे हैं। जैसे पहला जो है गंगा रिवर में है, और किस के बीच में, इलाहाबाद जो मतलब अब तो नाम चेंज हो गया, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, या ब्रह्मपुत्र रिवर में है। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद और हल्दिया जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है वो किस रिवर में है, गंगा में है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो ये जो 5 वे दे रखे हैं वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, ये आपको लर्न होने चाहिए, है ना। ये वाटरवेज में बस इतना ही था। इससे इसके वो प्रॉब्लम्स में तो आप क्या कहेंगे कि इसको और ज़्यादा डेवलप्ड होने की ज़रूरत है। जो दूसरी नदियाँ हैं, या अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिजनेस के लिहाज से तो हो गया है कि ट्रेड वगैरह करना है, तो क्योंकि कंट्री का नेशनली और इंटरनेशनली जो ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें तो इसका काफ़ी रोल है।
लेकिन आप यूँ ही यूजुअल जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेलवे को हम लोग आने जाने के लिए कितना यूज़ करते हैं, वैसे पब्लिकली इतना कॉमन नहीं हुआ है ये। तो इस तरफ भी गवर्नमेंट जो है काम कर सकती है, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन नहीं होगा, या ये थोड़ा चीपेस्ट वे भी है। तो इस तरफ जो है गवर्नमेंट थोड़ा पॉलिसीज़ को बना सकती है। तो वाटरवेज़ में हम ये एडवाइस दे सकते हैं, है ना। एंड द नेक्स्ट इज़ मेजर सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स, आपको पता है सी पोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज से ही नहीं, बहुत टाइम पहले से, बहुत पुराने ज़माने से सी पोर्ट के थ्रू ही सारा जो हमारा बिजनेस ट्रेड वगैरह होता था वही होता था। और आज के सिनेरियो में इंडिया में 12 मेजर और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर्स यानी छोटे माइनर पोर्ट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। उससे क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड जो है ज़्यादातर 95% वाटरवेज के थ्रू पोर्ट से ही होता है। यानी वाटरवेज भी कितने इम्पोर्टेंट है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और वाटरवेज होंगे तो कहीं ना कहीं सी पोर्ट्स तो बनाने ही पड़ेंगे ना, ये है। और आपको पता ही है कि कांडला जो है वो कच्छ में है, और दैट इज़ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर कोई सबसे पहला पोर्ट डेवलप्ड हुआ था दैट वाज कांडला, है ना। और सबसे पुराना पोर्ट भी है। इस इसके बाद मुंबई पोर्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा पोर्ट भी है। मुंबई हालांकि फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन कांडला की स्टोरी ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो पार्टीशन हुआ तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कराची पोर्ट था। कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया, तो कांडला को हमने डेवलप किया, क्योंकि कांडला भी एक तरह का टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मीन्स ऐसा पोर्ट, सी पोर्ट, जहाँ पे हम सी की वेव्स को, लहरों को टाइडल एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हर सी में जो है हम उसको टाइडल पोर्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कांडला पोर्ट की एक और खासियत आप कह सकते हैं कि ये एक टाइडल पोर्ट भी, यानी हम टाइडल एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से ऑफ कोर्स आपको पता है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स और सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है शुरू से ही ये। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई आता है तो पोर्ट, तो दैट इज़ मुंबई। मुंबई का जो पोर्ट है बहुत ही ज़्यादा, और ये इसकी क्वालिटी क्या है, ये एक नेचुरल पोर्ट है ना। नेचुरल और वेल शेल्टर हार्बर। तो मुंबई पोर्ट की तो आज भी उसमें हमारे ट्रेड के उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ें इसी के थ्रू होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं मारमागांव पोर्ट, जो कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज़ सिचुएटेड इन गोवा। और इस पोर्ट की आप अगर खासियत बताना चाहें तो ये आयरन और को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कह सकते हैं कि ये आयरन और के एक्सपोर्ट के लिए अगर कोई है तो दैट इज़ मैं ये मारमागांव पोर्ट है जो गोवा में सिचुएटेड है ना। और क्योंकि इससे क्या होता है, इंडिया का जो 50% आयरन और एक्सपोर्ट करने का जो ट्रेड है वो 50% इसी पोर्ट से होता है, ठीक है ना। उसके अलावा है न्यू मैंगलोर पोर्ट, वो कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये सब आपको दे रखे हैं पोर्ट्स के नाम, जो आपको लर्न करने के, कहाँ से कोची, इसके न्यू मैंगलोर के बाद आपको दे रखा है कोची। कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। कोची जो कोची पोर्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पूरे नीचे जो सदर्न इंडिया है पूरा कोस्ट ही कोस्ट है। ये किस तरीके से लक्षद्वीप है, कोची है, और ये चेन्नई में भी हमारा है, विशाखापट्टनम है, वो ऊपर तक जाते हैं बंगाल में, तो ईस्ट तक जाता है। तो मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट you would see the extreme southeastern port of Tuticorin, साउथ ईस्टर्न पोर्ट। ये एक एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट करके क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पहले भी उठा है कि विच पोर्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट। तो ट्यूटिकोरिन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। इन तमिलनाडु, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में। और आप बता सकते हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छा वो ट्रेड के उससे बहुत वो डेवलप्ड
हमारा पोर्ट है और इसमें यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं उसको हैंडल करने की। और किन किन कंट्रीज से, श्रीलंका, मालदीव वगैरह से, इन कंट्रीज से, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे जो हमारा ट्रेड होता है वो इसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि इसी के थ्रू होता है इंडिया का, जो आप कह सकते हैं। और चेन्नई के इम्पोर्टेंट बता रहे कि चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि मुंबई के बाद चेन्नई के पोर्ट को काफ़ी मतलब पुराना बताया और इम्पोर्टेंट भी बताया है। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। मुंबई का पोर्ट तो खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन चेन्नई का पोर्ट भी उसके बाद बड़ा है। और विशाखापट्टनम जो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि विच पोर्ट इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इस तरीके से आपको हर पोर्ट का जो नाम लिखना है और उसकी एक इम्पोर्टेंट या उसकी जो खासियत है वो आपको लिखनी है कि क्या इसकी वो है, स्पेशलिटी है जो इसी की है। इस तरीके से आप देखिए, ईस्ट में कोलकाता है। कोलकाता इज एन आइलैंड रिवरइन पोर्ट। दिस पोर्ट सर्व्स एज अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को जोड़ने वाला ये है जो कोलकाता में ये पोर्ट है हमारा, है ना। और ये भी टाइडल पोर्ट है इसकी, ये है इसकी क्वालिटी। हल्दिया पोर्ट was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on कोलकाता पोर्ट। ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है एक बार कि कोलकाता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए विच पोर्ट इज डेवलप्ड, कौन सा पोर्ट जो है बनाया गया था, तो वो कौन सा था? हल्दिया। तो ये मतलब ये जो पैराग्राफ है वाटरवे से, ये इससे रिलेटेड, मेजर सी पोर्ट से रिलेटेड, ये पूरा पैराग्राफ जो है क्वेश्चन से, 1 मार्क के क्वेश्चन से भरा हुआ है। कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो इसमें जो है आपको थोड़ी सी नोट्स मेकिंग करनी पड़ेगी कि पोर्ट्स के नाम लिखने और कौन सा पोर्ट है वो किसके उसकी थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री दे रखी है तो वो, या उसकी क्वालिटी क्या है, किस टाइप का है, या कोई जैसे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड है, या वो कोई टाइडल क्वालिटी वाला है, कोई एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। ये आपको थोड़ा सा नोट्स में लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एयरवेज। द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टर, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हम सब जानते हैं कि रोडवेज और रेलवेज के मुकाबले एयरवेज जो है बहुत कंफर्टेबल है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा प्रेस्टिजियस होता है क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है। ये चीपेस्ट वे तो नहीं कह सकते हम इसको, तो ये इसके उसमें भी आ जाएगा कि अगर कंपैरिजन करने को कहे कि वो चीपेस्ट है और ये चीपेस्ट वे नहीं है ट्रैवल करने का, या उसमें कंफर्टेबलनेस कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। और एयरवेज में हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरह का, अगर कोई रास्ते में हाई माउंटेन्स आ रहे हैं या डेजर्ट्स आ रहे हैं या फॉरेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि ओशंस आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो हवा में उड़ाना है। बड़ी बड़ी नदियाँ आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, इससे इसके इवन दो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, फ्लड्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उससे ये जो है कन्वीनियंट, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एयर ट्रैवल क्या है कि थोड़ा ईजियर माना जाता है कि हाँ भाई, और प्रेस्टिजियस तो माना ही जाता है, आपको पता ही है। तो तो द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953। मतलब ये कब नेशनलाइज हुआ था, पब्लिक कब हुआ था? 1953 में। ऑन द ऑपरेशनल साइड इंडियन एयरलाइंस अलायंस एयर्स, ठीक है ना। इंडियन एयरलाइंस ऑफ कोर्स जो है इसका बहुत बड़ा नाम है, आप जानते ही हैं कि ये जो इंडिया क्या, यानी कि ये इसका जो हम कह सकते हैं कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1953 में। इसमें भी कई तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक भी सर्विसेज भी होती हैं और इंटरनेशनल सर्विसेज भी होती हैं। डोमेस्टिक सर्विसेज एज यू नो कि हमको नेशन में ही कहीं वो करना है ट्रैवल, देश में ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो दैट इज़ डोमेस्टिक ट्रैवल एयर सर्विस। और अगर हम इंटरनेशनली किसी दूसरे देश में जाना है तो वो हमारा इंटरनेशनल एयरलाइंस हो जाएंगी। डोमेस्टिक में तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनली भी हमारी जो इंडिया की सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं।
लेकिन अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट उठ सकता है, दैट इज़ पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशंस। यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी इसको निकालने का, ऑयल और नेचुरल गैस निकालने के लिए, या वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए जो हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कंपनी का नाम है, उसके थ्रू। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है अगर इसमें से एयरवेज में से क्वेश्चन आया तो। आप जानते हैं कि एयरवेज जो है इसको एयरपोर्ट बनाना और ये सब मेंटेन करना रेलवे और रोडवेज के मुकाबले कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इसको मेंटेन करना इतना इजी नहीं है। और इसके लिए मतलब इसको एक्सटेंड करना, क्योंकि वहाँ तो रेलवे लाइंस और रोडवेज बनाना चीपेस्ट है, तो बड़े एयरपोर्ट करना, ये करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है ना, इसका कंस्ट्रक्शन और जगह चाहिए, सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पे काम करने के लिए स्किल्ड जो है वो ट्रैफिक वाले भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हर जगह डेवलप करना इतना आसान नहीं। अभी इसमें इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है काम करने के लिए। ओके, The next part of the chapter is communication. Communication के definition we have already discussed कि किस तरीके से आपस में एक दूसरे को मैसेजेस, अपनी गुड्स, सर्विसेज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन कुछ भी एक्सचेंज करना, दैट इज़ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन जो है पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और मास कम्युनिकेशन भी हो सकता है। पर्सनल कम्युनिकेशन भाई आपस में कोई दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, या कोई रिलेटिव्स बात कर रहे हैं, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में जो है कई लोग आपस में मतलब बहुत सारे लोग मिलके आपस में कोई बात कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे मिल के बात कर रहे हैं, लाइक टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म्स, ये मास कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, जो ज़िंदा है उसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आज से ही नहीं, पुराने टाइम से आपको पता है कि कम्युनिकेशन जो है चला आ रहा है, उसके बिना इंसान के लिए जीना पॉसिबल नहीं। पहले जो थे डिफरेंट वेज यूज़ होते थे, आजकल जो है डिफरेंट वेज यूज़ हो रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में आप कह सकते हैं कि 3 मेन इम्पॉर्टेंट जो है कम्युनिकेशन के ज़रिए हो सकते हैं। द फर्स्ट इज़ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क, द सेकंड इज़ टेलीकॉम नेटवर्क एंड द थर्ड इज़ मास कम्युनिकेशन। इन तीनों की डिटेल में ये है कि जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है उसमें आप जानते हैं कि किस तरीके से रिटर्न का कम्युनिकेशन होता है, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, पार्सल्स हैंड ओवर होते हैं एक दूसरे को। और इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, यानी कि कितना डेवलप्ड होगा आप सोच सकते हैं हमारा पोस्टल नेटवर्क सिस्टम। तो इसमें आपको पार्सल भेजने या किसी भी तरह की चीज़ भेजनी है तो एनवलप भेजने हैं, कार्ड्स भेजने हैं, गिफ्ट्स भेजने हैं, न्यूज़पेपर्स भेजने हैं, कुछ भी भेजना आप भेज सकते हैं पार्सल के थ्रू। लेकिन इसमें भी कैटेगरी होती है, ठीक है ना। और जैसे फर्स्ट क्लास मेल होता है या सेकंड क्लास मेल होता है, तो इसकी उस प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज़ बहुत इमरजेंसी में पहले भेजनी है तो आप उसको फर्स्ट क्लास मेल के थ्रू भी भेज सकते हो। उसमें क्या होता है कि वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम जो है एयर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रोडवेज और रेलवेज या जो भी वो वेज यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्लास मेल का बोल रहे हैं तो वो एयर उसको भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट क्लास मेल के लिए, यानी ये इमरजेंसी में कहीं पहुंचाना बहुत जल्दी है, बहुत ज़रूरी है। और सेकंड क्लास मेल में ये होता है कि वो एयर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ नहीं करते हैं, जो रोडवेज या जैसे भी उनको पहुंचाना होता है वो उस वाटर वेज या रेलवेज उसको यूज़, उस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गई है या लोग ऐसा यूज़ नहीं करते, करते हैं। रूरल एरिया वहाँ पर तो अभी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसको और डेवलप करने के लिए 6 मेल चैनल्स बनाए गए हैं, यानी कि आपको ये चैनल्स के नाम लर्न होने चाहिए। राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है। कोई भी एक का दो आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि ये हुआ हमारा पोस्टल नेटवर्क। टेलीकॉम नेटवर्क आपको पता ही है, इंडिया का टेलीकॉम नेटवर्क जो एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है। और आजकल मतलब किस इंसान के हाथ में मोबाइल नहीं है। पहले तो ऐसा ही होता था कि लोगों के घरों में मोबाइल नहीं होता था,
वो सिर्फ एसटीडी पे जा जा के फ़ोन करते थे। एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो होता है, एसटीडी की फैसिलिटी थी सिर्फ। फिर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर पे वो अगर नया फ़ोन आया है तो बस पता नहीं कोई बहुत बड़ा 7वां 8वां आश्चर्य हो गया, ऐसा होता था। अब तो ये है कि एक आदमी के पास 2-2 मोबाइल हैं, आज ये ज़माना आ गया है। यानी कितनी टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट कर लिया है। एसटीडी से फिर एक लैंडलाइन फ़ोन पे है, लैंडलाइन से वो कौन सा मोबाइल फ़ोन वो पहले अजीब से मोटे मोटे से होते थे, अब आजकल तो बिल्कुल टच स्क्रीन पे एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। बीच में जो पैसेंजर वो आए थे वो भी पेजर है, या मैसेंजर के लिए वो सिर्फ वो छोटे घड़ी जैसे यूज़ होते थे। मतलब दुनिया भर की चीज़ें जो हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स में आई, और आज के टाइम में जो टेलीकॉम नेटवर्क ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, और इसके थ्रू कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है कि कितना ईजी हो गया है। जस्ट लाइक मास कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन आपको पता है कि जो हमें एंटरटेनमेंट या किसी भी तरह की अवेयरनेस नॉलेज है, ये लोगों के बीच में जो फैलाना, ये है मास कम्युनिकेशन। चाहे वो किसी भी थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स, कोई भी इसका जो आप कह सकते हैं ज़रिया हो सकता है। और इस गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं चलाए जा रहे हैं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम आकाशवाणी है, वो ब्रॉडकास्ट होता है, वहाँ पे कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेजेस में वो अवेलेबल है। वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता है, न्यूज़ भी होती है, रिलीजियस प्रोग्राम भी होते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी होते हैं, वो कल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम भी होते हैं कि किस तरीके से गांव तक लोगों को, फार्मर को जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाए, कौन कौन सी योजनाएं जो है प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा चलाई जा रही हैं, ये सब की नॉलेज जो है रेडियो है। और इसी तरीके से टीवी टेलीविज़न में दूरदर्शन चैनल है, तो उसके थ्रू भी यही सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट के अलावा एजुकेशनल है या स्पोर्ट्स में क्या क्या चल रहा है, उस सब को आप कह सकते हैं कि जो है मास कम्युनिकेशन के थ्रू इजीली हम स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, ये है। न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगजीन्स भी हैं। आप जानते हैं न्यूज़पेपर का तो कितना बड़ा मतलब वो कह सकते हो इंडिया में 100 लैंग्वेजेस में जो है न्यूज़पेपर छपते हैं, और इतनी लैंग्वेज में शायद ही किसी कंट्री में होता हो कि पब्लिश हो रहे हैं न्यूज़पेपर, नहीं होता है ऐसा। हम तो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये जानते हैं, बंगाली, ये बहुत रीजनल। वो आपको पता है कि न्यूज़पेपर तो नेशनल न्यूज़पेपर भी होते हैं, रीजनल न्यूज़पेपर भी होते हैं, कई ऐसी छोटी छोटी मैगजीन्स निकलती हैं लोकल लैंग्वेज और वहीं की उसके लिए। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि पब्लिशिंग का वो है हब इंडिया में, और इसके थ्रू बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और दूसरी चीज़ें और लोगों को इजीली अवेलेबल कराई जा सकती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड आपको पता ही है कि हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, या नेशन वाइज एक आपस में कहीं भी साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट कहीं भी हम अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो है ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ट्रेड। किसी भी चीज़ को एक दूसरे को सेल कर रहे हैं या ये ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल हो जाएगा। और सेम चीज़ अगर हम किसी दूसरे नेशन के साथ कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। अब उसके लिए भी कौन कौन से कन्वीनियंस यूज़ हो सकते हैं, ऑफकोर्स सी और एयर और लैंड रूट्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे फैसिलिटी है, फेवरेबल कंडीशंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो हम तीनों ही जो है वेज रूट्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसमें ये जो भी हमारा गुड्स हैं या सर्विसेज है या वो सब चीज़ें इंटरनेशनली अगर आपकी डिमांड है तो वो आराम से उसका ट्रेड हो सकता है। और इसमें अगर एक जैसे कहा जाए तो इसमें बैलेंस उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है कि कोई नेशन कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहा है, ये
आपके आप कह सकते हो कि ट्रेड बैलेंस के अंदर आता है। सपोज़ इंडिया का एग्जांपल ले लो, अगर इंडिया जो है इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, यानी बाहर से चीज़ें मंगा रहा है, और यानी कि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ अपने आप में इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है किसी भी रीज़न से, कोई उसके पास अवेलेबल है नहीं है, उसके पास स्किल्ड लेबर है, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं, कोई भी रीज़न है, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है और बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या कह सकते हो आप, नेगेटिव बैलेंस टाइप है ट्रेड। और सपोज़ कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, और अपने डोमेस्टिक यूज़ के अलावा वो एक्सपोर्ट कर रहा है यानी बाहर भेज रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका बाहर सेल कर रहा है बाहर की कंट्रीज़ में, तो मीन्स ये हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कहलाया जाएगा, है ना। जैसे कुछ चीज़ों में है, जैसे इंडिया के जो जेम्स ज्वेलरी हैं या मसाले हैं या मेटल्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो इसको एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें इंडिया को मंगानी भी पड़ती है, इम्पोर्ट भी करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मशीनरी है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इंडिया को जो है इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, मंगाने पड़ते हैं। तो ये होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस नहीं होगा तो किसी भी एक तरफ जो है वो हमारी फिर इकोनॉमी और प्रेस्टीज इशू आ जाता है कि किसी भी कंपनी नेशन को अगर हम देखेंगे या ये तो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, या हर चीज़ का ही सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं, किसी भी चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये भी किसी कंट्री के नेशन की इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन पुटअप होने के चांस तो कम ही है इसमें से, इंटरनेशनल ट्रेड में से। टूरिज्म में से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि टूरिज्म को किस तरीके से जो है बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है कई कंट्रीज़ हो, कई स्टेट्स हो, टूरिज़्म के ऊपर ही उनका सारी आप कह सकते हो इकोनॉमी और सब बजट वगैरह, सारी जो इनकम है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में भी और दूसरी जगह भी। तो टूरिज़्म जो है आज के ज़माने में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस आप कह सकते हैं। हालांकि कोविड की वजह से इस सब के ऊपर इफ़ेक्ट आया है, वरना राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, सॉरी, महाराष्ट्र है, ये जो जगह है बहुत ज़्यादा, गुजरात है, टूरिस्ट इस जगह बहुत घूमने आते हैं। और हमारे ऑफ कोर्स इससे फॉरेन से अगर टूरिस्ट आएंगे तो हमारी कंट्री में जो है अच्छा है, उसकी प्रेस्टिजियस होगा, उसके लिए उसकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, जो है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। ये सब जो है 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से जो है 8.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे इंडिया में विज़िट करने। तो ये बहुत बड़ा वो कह सकते हैं आप फिगर होता है कि किस तरीके टूरिज़्म एक इंडस्ट्री के रूप में मतलब उभर के सामने आया और नेशनल इकोनॉमी में ये सपोर्ट कर रहा है। तो इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो नेचुरल ब्यूटी और नेचर की तरफ से जो आपको मिला है, आप उसको मतलब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपका कल्चर है, आपका हेरिटेज है, लोग उससे रूबरू हो रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं। आपके जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जो भी आपकी जो लोकल चीज़ें हैं उन वो प्रमोट हो रही हैं नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उससे बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो ये टूरिज़्म में भी ऐसा नहीं कि खाली टूरिज़्म एक सिर्फ घूमने फिरने की इंडस्ट्री, इसमें इसके साथ भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं जुड़ी हुई हैं और जुड़ भी सकती हैं, और भी डेवलपमेंट हो सकता है इस इंडस्ट्री का, अगर गवर्नमेंट और की पॉलिसी जो है इसके लिए फेवरेबल रहे और सारी सिचुएशन जो है इसके लिए अच्छी रहे। टूरिज़्म भी आपको पता है कई तरह का होता है, जैसे ऐसा ही नहीं कि सब सिर्फ घूमने ही आ रहे हैं। जो हेरिटेज टूरिज़्म होता है, इको टूरिज़्म होता है, एडवेंचर टूरिज़्म होता है, कल्चरल टूरिज़्म होता है, मेडिकल टूरिज़्म होता है, बिजनेस टूरिज़्म होता है। आपको पता है कई तरीके के बिजनेस समिट हैं जो कहीं भी किसी भी नेशन में, सपोज इंडिया में अगर वो हो रही है तो दूसरे देशों से कई तरह के बिजनेसमैन्स आएंगे, तो वो आपके यहाँ के कल्चर से, यहाँ के लोकल वो है हैंडीक्राफ्ट, वो उससे रूबरू होंगे, है ना। कोई ब्रांड की चीज़ है तो वो तो कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। अब
गूसी है या इस तरीके के ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, एडिडास है, तो इसके प्रोडक्ट तो उन्हें कहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन लोकल अगर कोई चीज़ उनके सामने आएगी तो वो उसी को प्रेफर करेंगे। उनके पास एक उसके तौर पे रहेगी कि हम वहाँ गए थे और वहाँ से लाए थे, है ना। तो ये एडवेंचर टूरिज्म है। इसमें कहीं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट और सिचुएशन है सारी, वो एडवेंचर के हिसाब से बहुत अच्छी है ना। ये मेडिकल टूरिज्म है कि किस तरीके के मेडिकल समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस और ये होती हैं। उस फील्ड से रिलेटेड लोग अगर आपकी कंट्री में टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, टूरिज्म करने आ रहे हैं, तो वो और भी चीज़ों से, आपके कल्चर से, सब चीज़ों से रूबरू होंगे, खाने से आपके रूबरू होंगे। नॉर्मली कोई एक दूसरे के देश का खाना इस तरीके से नहीं खाता है, बस जाते हैं तो एक दूसरे के टच में आते हैं, किस तरीके से ये रह रहे हैं, क्या इनका वो है कंसेप्शन लाइफ को लेके, क्या कैसे लोग सोचते हैं, क्या खाते हैं, पहनते कैसे हैं। क्योंकि टीवी में, सीरियल्स में, फिल्म में ऐसा नहीं है कि हमेशा सच ही दिखाते हो। तो आप असली जीवन क्या है उसको आप देख पाते हैं टूरिज्म के थ्रू। तो ये एक मतलब बहुत पोटेंशियल वाली है, वैसे भी डेवलप्ड हो रही है और उसमें और पोटेंशियल भी है कि हर कंट्री के लिए इसमें और पोटेंशियल है। तो टूरिज्म को आप कह सकते हैं आने वाले टाइम में बहुत एक ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री बनेगी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।